नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बालक बालिकाओं। हमारा जो संधि का अध्याय था वो पूर्ण हो चुका। उसके हमने अभ्यास प्रश्न भी किए। बाकी की जो प्रैक्टिस सीट है वो आपको मिलेगी पीडीएफ में। ठीक है, कुछ प्रश्न हमने संधि के साथ में करे। फिर मैंने कुछ प्रश्न जैसे स्वर संधि पूरी हुई, अपनी स्वर संधि पूरी हुई तो स्वर संधि के बाद में स्वर संधि के करवाए अलग से। फिर व्यंजन संधि पूरी हुई तो व्यंजन संधि के अलग से करवाए। और विसर्ग संधि में फिर कुछ प्रश्न मैंने विसर्ग संधि की और कुछ हमने कंप्लीट संधि के तीनों रूपों के प्रारूपों के हमने प्रश्न देखे। जो अब आपका प्रैक्टिस है कि किस प्रकार आपको अन्यथा और प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पीडीएफ फाइल में आपको पूरा सेट मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, जिसका नाम है समास। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं समास की। कुछ सामान्य जानकारी तो समास में जब हमने संधि का अध्याय शुरू किया था उसमें हो चुकी थी, संधि में। ठीक है, संधि में कुछ हमने शुरू किया था, उसमें हमारी शुरुआत हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं समास की। ठीक है, संधि में हमने क्या देखा था, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि संधि में हमने ये पढ़ा था कि दो चीजें होती है, एक होती है संधि, एक होता है समास। और इन दोनों से ही तात्पर्य, इन दोनों का ही जो रूप होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। इन दोनों का ही जो रूप होता है वो संक्षिप्तीकरण का होता है। और इस संक्षिप्तीकरण के दौरान हमने यहाँ पर संधि में बड़े तरीके से देखा था कि जो संधि होती है वो वर्णों के बीच होती है, वर्ण प्लस वर्ण। और जो समास होता है वो शब्दों के बीच होता है, शब्द प्लस शब्द। ठीक है, इसके अलावा जो मूल परिवर्तन था वो ये था, यहां पर मैं लिख देता हूं कि संधि में जो होने वाला है वो होता है परिवर्तन। संधि में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जबकि समास में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। समास में दो शब्दों का योग होता है, समास में दो शब्द पास पास आते हैं, लेकिन उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होता है समास। ये चीज हमने संधि में पढ़ी थी। ये इतनी सी बात। आगे हम देखते हैं कि यहां पर जब हम समास पढ़ने वाले हैं तो यहां पर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, समास यहां पर फिर मैंने उसी अंदाज में रखा है, एक संयोग एक संधि। संयोग का मतलब दो पदों का पास पास आना, और संधि का मतलब दो पदों में मिलने के बाद में परिवर्तन होना। तो ये दोनों चीजें होती है। यहां पर सूर्य ताप ये उदाहरण है, और ऐसे उदाहरण हमने संधि में बहुत देखे थे। तो यहाँ पर सूर्य अलग चीज है और ताप अलग चीज है। दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने पर हमारे पास जो समास युक्त जो पद आता है वो पद बनता है सूर्य ताप, जिसमें सूर्य अलग शब्द है और जो ताप है वो अलग शब्द है। और जो समास है, इस समास में जो हमारा जो शब्द है वो है सूर्योदय। समास में नहीं, संधि में एक सूर्य एक उदय। जब सूर्य और उदय है तो ये बनता है सूर्योदय। क्या बनता है, सूर्योदय। ठीक है, ये सूर्योदय बनता है। यहां पर परिवर्तन हो रहा है कि अ के बाद में उ है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं, वो है सूर्योदय। यहां पर मैं बात करता हूं सूर्यताप और सूर्योदय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। जबकि यहां पर सूर्योदय में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि जहां पर वर्णगत परिवर्तन होकर के एक नया शब्द बना वहां संधि है, और जहां दो शब्दों के मिलने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ वहां संयोग है। और संयोग का मतलब होता है समास। समास का मतलब होता है कि जब दो पद अपने कारक चिन्ह, अपनी विभक्ति और अपने बीच आने वाले शब्दों का लोप करके पास पास आते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है समास। तो यहां पर जो समास है वो इस प्रकार संयोग बनता है, संयोग से समास है।
समास दो शब्दों का मेल होता है। समास किसका मेल होता है? दो शब्दों का मेल होता है। समास में दो शब्द होते हैं, जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। जबकि संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे शब्द है और यहाँ पे क्या है? वर्ण है। हर प्रकार के शब्दों में होता है। समास किसी भी प्रकार के जो शब्द हो सकते हैं, उनमें हम समास प्रक्रिया के दौरान अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो संधि होती है वो संधि तत्सम शब्दों में ही होती है। स्वर और व्यंजन के संयोग से जो तत्सम शब्द बनते हैं उन्हीं में संधि होती है, तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती। ये है हिंदी की संधियां जो है उनमें, जैसे अभी मैंने एक दिन कहा था आपसे, संधि में हमने पढ़ा था कि तभी की संधि बताइए, तो वहां पर हमने देखा था कि तब धन ही। ये जो हिंदी में कुछ विकसित शब्द है, इनको छोड़ करके जो मूल रूप में जो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत युक्त शब्द होते हैं, स्वर और व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं, उन्हीं में संधि होती है। क्षेत्रीय, देशज या तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती। यहां पर देखिए, विभक्ति या दो शब्दों का लोप होता है। समास में क्या होता है? विभक्ति या दो शब्दों का लोप होता है। दो शब्दों का मतलब, जैसे हम एक समास पढ़ेंगे लुप्त पद तत्पुरुष, तो लुप्त पद तत्पुरुष में क्या है कि उसमें आने वाले बीच में जब हम विग्रह करते हैं तो हमारे पास अनावश्यक शब्द आते हैं, और जब हम उन शब्दों का साथ में विभक्ति का या फिर विभक्ति ओब्लिक अनावश्यक जो शब्द आ रहे हैं उनका विग्रह करने पर जो अपने आप ही जो शब्द आ जाते हैं उनका हमारे पास लोप हो जाता है जब हम समासीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो संधि में समास का होना आवश्यक नहीं है। संधि में संधि होती है, लेकिन जरूरी नहीं है हर संधि में समास हो। ठीक है, तो ये सामान्य बातें हैं। क्या सीखा हमने, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्या सीखा, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर पुनः हमारे संधि और समास के बारे में हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता आप कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि संधि आपकी पड़ी हुई है। संधि आपकी पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ है संधि और दूसरी चीज़ है समास। यहाँ पर यदि बात करते हैं तो दोनों से तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। दोनों का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। और यहाँ पर जो इनका मूल अंतर है वो मैंने आपको बताया था कि संधि में क्या होता है? ध्वनिगत। कैसा? ध्वनिगत। ध्वनिगत परिवर्तन होता है, ध्वनिगत परिवर्तन होता है। जबकि समास में क्या होता है? ध्वनिगत, समास में क्या होता है? ध्वनिगत परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। जबकि समास में ध्वनिगत परिवर्तन नहीं होता। अब हमने क्या देखा कि हमारी जो संधि है, यहां पर मैं संधि की बात कर लेता हूं, यहां पर मैं समास की बात कर लेता हूं। संधि दो वर्णों में होती है। संधि किन में होती है? दो वर्णों में होती है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ण धन वर्ण, यहाँ पर यह संधि का फॉर्मूला है। और समास दो शब्दों में होता है। किस में होता है? दो शब्दों में, शब्द प्लस शब्द, ये समास है। ठीक है, यहां पर हमने एक बात ऊपर लिखी, ध्वनिगत परिवर्तन, ध्वनिगत परिवर्तन होगा, और यहां नहीं होगा। फिर हमने देखा कि जो संधि है वो तत्सम शब्दों में होती है। कौन से शब्दों में होती है? तत्सम शब्दों में। संधि की यदि हम बात करते हैं, संधि, तो संधि का जो, अगर हम, संधि का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना। ठीक है, दो चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो संधि होती है। और संधि किसी भी दो चीज़ों को यदि हम तोड़ते हैं तो वो होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। तो संधि का ठीक विलोम शब्द कह सकते हैं हम, संधि के ठीक विपरीत शब्द कह सकते हैं कि संधि का जो विलोम होगा वो क्या होगा? विग्रह। जबकि समास की बात करें तो समास का जो विपरीतार्थक शब्द है वो होता है व्यास।
व्यास का मतलब होता है पूर्ण, विस्तृत, बड़ा करके, फैला करके प्रस्तुत करना, विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करना। और समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं कि यदि कोई छोटी सी चीज है उसको हम बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करें, बहुत तरीके से विस्तृत रूप से हम प्रस्तुत करें, तो वो शैली कहलाती है प्रस्तुत करने की या वर्णन करने की व्यास शैली, जिसमें आपने नाम सुना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हैं, उन्होंने अपने निबंध व्यास शैली में लिखे हैं। ठीक है, और समास में क्या है, बहुत संक्षिप्त रूप में उन्होंने दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे हैं, व्यास शैली में भी लिखे हैं, समास शैली में भी लिखे थे। तो बड़ी चीज को बहुत संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना व्यास शैली होती है। फिर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो समास है, इस समास में यहां हम ये ध्यान रखेंगे, अगला देखते हैं। संधि के अंतर्गत क्या है कि जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन वर्ण में ही होगा। समास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि यहां पर समास में आप जब सामासिक पद होगा और अपन उसको यदि विच्छेदित कर देते हैं तो विग्रह युक्त पद, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि विग्रह युक्त पद यदि बहुवचन है तो सामासिक पद बनाते समय एक वचन में परिवर्तित कर देते हैं, एक वचन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, विग्रह युक्त पद यदि बहुवचन है तो सामासिक पद बनाते समय उसे एक वचन में परिवर्तित कर देते हैं। हम उदाहरणों में ये सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। और दूसरी बात समास में ये ध्यान रखनी है, यहां पर समास की बात है कि सामासिक पद में जो शब्द दिया हुआ है विग्रह में उसी शब्द का प्रयोग करेंगे। अव्ययीभाव समास जरूर इस नियम का थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन जो बाकी के समास हैं उन समासों में हम क्या करेंगे, इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि जो शब्द दिया हुआ है, अर्थात हम वहां पर किसी भी पद का पर्याय नहीं लिख सकते, किसी भी पद का अपनी तरफ से अर्थ नहीं लिख सकते। तो जो पद दिया हुआ है उसी पद का हम वहां पर क्या करेंगे, उसी पद का विग्रह करेंगे, पद में वही विग्रह रखेंगे, पद में दूसरा विग्रह नहीं रखेंगे, उसका समानार्थी शब्द नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हैं, जब मैं समास पढ़ाऊंगा तो एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तृत बात करने वाला हूं। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक शब्द कर लो आप इस तरह, एक सामासिक पद में एक से ज्यादा समास हो सकते हैं, एक से ज्यादा समास हो सकते हैं। एक सामासिक पद में एक से ज्यादा समास हो सकते हैं और प्राथमिकता के आधार पर हमें जवाब देना होता है। प्राथमिकता के आधार पर हमें जवाब देना होता है। पहले बता दूं कि यदि अगर उनमें बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि समास सबसे ज़्यादा जो समास है वो अपनी प्राथमिकता रखने वाला है। तो जब भी इस तरह के कोई सामासिक पद आए
जिनमें एक से ज़्यादा समास आपको लग रहे हैं और उनमें बहुब्रीहि समास भी है, तो आपको प्रथम प्राथमिकता देनी है बहुब्रीहि समास की। जैसे यहाँ पर इसके बारे में हम जिक्र कर ही लेते हैं। यहीं पे यहाँ पर मैंने शब्द लिखा अहिंसा व्रत, शब्द अपना अहिंसा व्रत, तो यहाँ पर इसका जो विग्रह होगा वो विग्रह में करने वाला हूं अहिंसा का व्रत। अहिंसा और व्रत, अहिंसा है जिसका व्रत, अहिंसा रूपी व्रत। अहिंसा का व्रत की यदि बात करते हैं तो यहां पर संबंध तत्पुरुष हुआ। कौन सा तत्पुरुष हुआ? संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, यहां पर अहिंसा और व्रत की बात करते हैं तो यहां द्वंद्व समास हुआ आपका। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व। अहिंसा है जिसका व्रत, यहां पर अहिंसा है जिसका व्रत यानी विशेषता बता रहे हैं कि अहिंसा है जिसका व्रत, अर्थात किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास हुआ जिसमें एक स्पेशल किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसका व्रत अहिंसा है, तो यहाँ पर ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है जिसमें आप गांधी की तरफ बात कर सकते हैं। अहिंसा रूपी व्रत, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो समास है, इस तरह के यदि हम उदाहरण देखते हैं तो इनमें अलग अलग समास हो रहे हैं। यहाँ पर अब इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर यदि हमें करना पड़े कि बताइए निम्न पद में कौन सा समास है, तो हम बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो ये बात अभी मैंने बताई कि एक से ज़्यादा समास भी हो सकते हैं किसी एक पद में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। यहाँ तक की हमारी बात हो गई थी। समास में दो शब्दों का मेल होता है जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। हर प्रकार के शब्दों में हो सकता है समास, जबकि संधि तत्सम शब्दों में ही होती है। यहाँ पर विभक्ति और दो शब्दों का लोप होता है। किसमें? विभक्ति और दो शब्दों का लोप होता है समास में, जबकि संधि में स्वर या व्यंजन का लोप होता है। संधि में समास का होना आवश्यक नहीं है, संधि अपने आप भी हो जाती है, जिसमें जरूरी नहीं है हर संधि शब्द में ही समास हो। आगे देखिए, ये सामान्य परिचय मैंने आपको दिया क्योंकि हमने इतना सा तो हमने जब संधि पढ़ना शुरू किया था तब भी इतनी सी बात हमें आ चुकी थी। यहाँ पर बात करते हैं हम समास की विधिवत प्रक्रिया की कि समास में होता क्या है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि किन्हीं दो पदों को अब ये पद दे रखा, यहाँ पर शब्द नहीं दे रखा, तो अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये पद है या शब्द है। तो प्यारे दोस्तों, बालक बालिकाओं, आपको मैं बता देता हूँ कि शब्द और पद एक ही बात है। मैंने जब आपको वर्ण विचार पढ़ाए थे तब मैंने शब्द, पद, ध्वनि, व्याकरण, भाषा, लिपि, बोली, विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा सबकी मैंने पारिभाषिक शब्दावली आपको बताई थी और बड़े तरीके से समझाया था। तो वहां पर मैंने आपको शब्द और पद दोनों के बारे में बात करी थी कि यदि कमल है तो वो केवल शब्द है, लेकिन यदि अपन कहें कि कमल कीचड़ में खिल रहा है तो वो पद है, क्योंकि कमल के साथ कीचड़ है और खिल रहा है। तो कह सकते हैं कि जब किसी शब्द को उठा करके वाक्य में पटक देते हैं तो वो जो शब्द है, वो जो वर्ड था, वो अकेला तो शब्द था, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होते ही वो पद बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। किन्हीं दो पदों को पास पास लाने के लिए उनके मध्य प्रयुक्त विभक्ति योजक चिन्हों को हटाने की प्रक्रिया का नाम समास है। ठीक है, कि जब दो पद पास पास आते हैं तो पास पास आने के लिए उनके मध्य में जो विभक्ति होती है, योजक चिन्ह होते हैं, और उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? समास है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? समास है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि समास की परिभाषा आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल स्थायी हो गई। क्यों स्थायी हो गई? कि आपको पता है दो पदों को पास पास लाने के दौरान कारक चिन्हों का, विभक्ति का
और उनके बीच कुछ शब्द आने वाले होते हैं, उनका लोप कर देते हैं और दोनों पदों को पास पास ले आते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है समास। अब बात करते हैं समास के नामकरण की। इधर कर लेते हैं समास के नामकरण की बात। समास का नामकरण, समास का नामकरण, समास का नामकरण है। नामकरण का आधार हम बात करें तो इसके अगर भेदों की बात करें तो देखिए, नामकरण भेद के आधार पर ही है। यदि आपसे पूछते हैं कि समास के भेद बताइए तो आप बताओगे 6 बताओगे, ठीक है, और या फिर आप बताओगे 4 बताओगे। अब इनमें से कब कौन सा बताना है? यदि आपसे पूछे समास के कुल कितने भेद होते हैं तो 6 बताइए। आपसे पूछे समास के मूल कितने भेद होते हैं, मूल रूप में समास कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आपसे पूछे कि नामकरण के आधार पर, किसके आधार पर? नामकरण के आधार पर, नामकरण के आधार पर समास के भेद बताइए, तो नामकरण के आधार पर जो समास के भेद होते हैं वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारे बिल्कुल क्लियर हुई कि समास के जो 4 या 6 भेद हैं उनमें हम अभी देखने वाले हैं। नामकरण के आधार पर, या फिर हम यहाँ पर समास का नामकरण, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर क्या होते हैं? समास के भेद होते हैं। यहां लिखते हैं प्रथम पद की प्रधानता, प्रथम पद की प्रधानता, प्रथम पद की प्रधानता। अब ये पद क्या है? यहां पर एक बार आप देख लीजिए, ये आपका प्रथम पद है। ये आपका कौन सा पद है? प्रथम पद है। और प्रथम पद के बाद में ये धन का चिन्ह आएगा और यह आपका हो जाएगा द्वितीय पद। कौन सा पद हो जाएगा? द्वितीय पद हो जाएगा। तो प्रथम पद और प्रथम पद के बाद में अगला जो पद होगा वो कौन सा होगा? द्वितीय पद होगा, ठीक है। प्रथम पद और अगला पद कौन सा होगा? द्वितीय पद होगा। तो अब यहाँ पर कौन से पद की प्रधानता है, इसके आधार पर हम समास का नामकरण करते हैं। और उस नामकरण का जो आधार बनता है वो आधार कौन सा होता है, उसका नामकरण क्या होता है, उसके आधार पर देखते हैं। प्रथम पद की प्रधानता के आधार पर जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन से पद की प्रधानता के आधार पर? प्रथम पद की प्रधानता के आधार पर। द्वितीय पद की प्रधानता, द्वितीय पद की प्रधानता, द्वितीय पद की प्रधानता के आधार पर हमारा जो समास है वो कौन सा समास है? यहाँ पर 3 नाम हमें लिखने हैं। यहाँ पर अभी हम इस चीज को खाली छोड़ते हैं। तीसरा जो हमारा समास है वो है दोनों पदों की प्रधानता। पहले प्रथम पद की प्रधानता थी, अब द्वितीय पद की प्रधानता थी, अब दोनों पदों की प्रधानता है। तो यहाँ पर जो पद बनेगा दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर यदि कोई समास होता है तो वो समास होता है कौन सा? द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि दोनों पदों के बाद में यदि दोनों ही पद नहीं हो और अन्य कोई पद हो, अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता, तो यहां पर हमारा जो समास होने वाला है वो होने वाला है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो आपके सामने 3 नाम आ गए। बोलो कौन कौन से आए 3 नाम? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास और तीसरा बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या होने वाला है? प्रथम पद
प्रधान होने वाला है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होने वाले हैं, और द्वंद्व के बाद में आपका जो बहुव्रीहि समास है उसमें कोई अन्य ही पद प्रधान होने वाला है। ठीक है, तो अन्य ही पद प्रधान होने वाला है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्ययी भाव, उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब हमारे पास में तीन नाम हो गए। तीन नाम किस आधार पर हो गए? प्रथम पद की प्रधानता और द्वितीय पद की प्रधानता और अन्य पद की प्रधानता के आधार पर हमारे पास तीन नाम हो गए। प्रथम पद की प्रधानता किस समास में रहती है? अव्ययी भाव में। द्वितीय पद की प्रधानता हमने अभी देखा नहीं, और द्वितीय पद के बाद में दोनों पदों की प्रधानता हमने देखा, उसमें द्वंद्व समास होता है। दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व जरूर होता है। ठीक है, और अन्य पद की प्रधानता में बहुव्रीहि समास होता है। अन्य पद की प्रधानता में क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बीच के जो समास हैं उनके तीन नाम आपके पास में है, और तीनों लिख दीजिए। किस में लिखोगे? द्वितीय पद में, जिसमें पहला आपका हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। दूसरा आपका हो जाएगा तत्पुरुष के बाद में कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और तीसरा आपका हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। तीसरा कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। तो ये जो तीन नाम है ये द्वितीय पद की प्रधानता के आधार पर है। बता देना चाहूंगा, अभी अपन इनके बारे में और विस्तार से बात करने वाले हैं कि जो कर्मधारय और द्विगु है ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। तत्पुरुष के दो भेद हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। ठीक है, तो व्यधिकरण में जो आपके ये भेद हैं ये दोनों कर्मधारय और द्विगु, ये सारे ये दोनों भेद हैं। इसके अलावा आपके जो दूसरे समास हैं उनमें आपके कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि पद की प्रधानता की हम बात करें तो पद की प्रधानता में हमने केवल चार भेद पढ़े। नंबर एक अव्ययी भाव समास, नंबर दो द्वितीय पद की प्रधानता का कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, नंबर तीन द्वंद्व, और नंबर चार बहुव्रीहि। लेकिन यदि इनकी संख्या की हम गिनती करते हैं तो संख्या इनकी हमारे पास हो जाती है 6। अव्ययी भाव 1, तत्पुरुष 2, कर्मधारय 3, द्विगु 4, द्वंद्व 5 और बहुव्रीहि 6। तो इस तरह ये हमारे पास में कितने समास हो गए? 6 समास हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि समास की यदि हमें संख्या पूछते हैं तो हमारे पास दो डिजिट हैं, दो संख्याएं हैं, 4 और 6। कितनी संख्याएं हैं? 4 और 6। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि समास को हम चार के अंतर्गत मतलब 4 के हिसाब से कहें या फिर 6 के हिसाब से, जैसा हमें पूछा जाता है वैसा हमें जवाब देना होता है। आगे बात करते हैं। समास के नामकरण का आधार पद की प्रधानता के आधार पर बालकों 4 प्रकार के होते हैं और भेद के आधार पर बालकों 6 प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता की हम बात करते हैं तो पद की प्रधानता के आधार पर प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है। कौन सा पद दे रखा है? प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है। तो प्रथम पद की प्रधानता के आधार पर कौन सा होगा? अव्ययी भाव। और द्वितीय पद की प्रधानता के आधार पर आपके पास होंगे 3, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। और आपके जो दोनों पद हैं इन दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर आपका होगा द्वंद्व, और अन्य पद है, अन्य पद की प्रधानता के आधार पर आपका होगा बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा मात्रा में, यदि आप हाथों हाथ कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ये मात्रा का शुद्धिकरण कर लीजिए। बहुव्रीहि में छोटी मात्रा आती है। अब ये पद प्रधानता क्या है, उभय पद कौन सा है, ये अभी हम देखते हैं। यहां पर मैंने आपसे एक और जिक्र किया था कि आपके ये जो तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं, कौन से? ये दोनों समास। तो ये दोनों समास तत्पुरुष के ही भेद हैं। तत्पुरुष के दो भेद माने जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, व्यधिकरण और समानाधिकरण। ये दोनों है समानाधिकरण के भेद। समानाधिकरण के ये दोनों भेद हैं। और आपने देखा होगा तत्पुरुष समास में हम जब पढ़ते हैं तो कारक चिन्हों का लोप करते हुए पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो वो क्या है? वो जो 6 भेद हैं वो है व्यधिकरण के आधार पर,
और ये जो दो भेद हैं ये है समानाधिकरण के आधार पर। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं क्या है समानाधिकरण, वो भी हम देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक की बात क्लियर हो गई। सिर्फ यहां तक हमने समास की परिभाषा पढ़ी, समास के बारे में कुछ सामान्य चीजें पढ़ी, समास के बारे में विशेषताएं पढ़ी कि समास का जब विग्रह करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, और समास का वर्गीकरण किया कि समास के क्या नाम होते हैं, किस आधार पर होते हैं। समास के 6 नाम आपको पता है, लेकिन मूल रूप में आपसे भेद पूछे तो 4 करने हैं। 4 किस आधार पर? पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर हमें पता है कि हमने सिर्फ प्रथम पद की प्रधानता के आधार पर एक भेद किया था, वो था अव्ययीभाव समास। आपको पता है हमने दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर भी एक ही भेद किया था, वो था द्वंद्व समास। और फिर आपको पता है कि हमने अन्य पद की प्रधानता के आधार पर एक ही भेद किया था, वो आपका था बहुव्रीहि समास। और अब आपको यह भी पता है कि दूसरे पद की प्रधानता के आधार पर सर ने नहीं लिखवाया था, और उसके जो 3 नाम बच गए वो दूसरे पद की प्रधानता के आधार पर आ जाएंगे, जिनमें कौन कौन से बच गए? 3 नाम। तत्पुरुष बच गया, कर्मधारय बच गया और द्विगु बच गया। आपका जो तत्पुरुष है इसके 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से? एक है समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। दूसरा कौन सा है? व्यधिकरण तत्पुरुष। तो ये जो दोनों भेद हैं कौन से? द्विगु और कर्मधारय, ये समानाधिकरण के भेद हैं। और आपके जो कारक चिन्हों के आधार पर 6 भेद पढ़ते हो, वो कारक चिन्हों के आधार पर आपके कौन से हैं? व्यधिकरण के भेद है। तो ये चीज आपने सीख ली। इस चीज के आगे हम कदम बढ़ाते हैं, इससे आगे हम पढ़ते हैं। आइए, अब हमारा समास आ जाता है पहला समास, जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं तो शब्द मिलता है अव्यय, और एक इसमें हम जोड़ देते हैं लास्ट में भाव। यहां पर इस व्यय के साथ में आपने और शब्द जोड़ा होगा, और शब्द जोड़ते हैं तो अ के साथ में यहां पे मित्त अपन कर सकते हैं, मित्त व्यय, अप कर सकते हैं अपव्यय, और एक कर सकते हैं क्या? अव्यय। व्यय का मतलब आप जानते हो खर्च करना। अगर हम अ लगा देंगे तो मतलब बिल्कुल खर्च न करना, बिल्कुल ब्लॉक हो जाना, बिल्कुल सील हो जाना अकाउंट, कुछ भी व्यय नहीं होगा, वो है अव्यय। मित्त यदि आप लगाओगे तो मित्त का मतलब होता है कम, अल्प, थोड़ा व्यय। बिल्कुल मित्त व्यय है, मतलब फालतू खर्चा कतई नहीं करते, बिल्कुल जरूरत के हिसाब से भी और ज्यादा खींच करके हम खर्चा करते हैं, तो वो होता है मित्त व्यय। और अपव्यय, अप शब्द है, अप एक नकारात्मक शब्द, निषेधात्मक शब्द, जिसका अर्थ बुरे के अर्थ में लिया जाता है। तो अपव्यय का मतलब होता है बुरा खर्च करने वाला। बुरा खर्च किस में? हर किसी चीज में ज्यादा खर्च करने वाले को कहते हैं अपव्यय। तो यहां पर व्यय का मतलब यहां पर धन से नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है। यहां पर व्यय का मतलब शब्द से है। व्यय का मतलब यहां पर किससे है? शब्द से है। अब शब्द में व्यय का मतलब क्या है? शब्द में व्यय का मतलब है शब्द में परिवर्तन होना, शब्द में किसी का प्रभाव पड़ना। तो वहां पर शब्द का जो व्यय है उसका मतलब है शब्द में परिवर्तन होना, शब्द में प्रभाव पड़ना। तो यहां पर अव्यय का मतलब होता है कि आप लिंग रख दीजिए, कारक रख दीजिए, वचन रख दीजिए, किसी भी जो व्याकरणिक जो उनके बदलने के जो स्वरूप हैं उनके आधार पर, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, कर्ता है, किसी के आधार पर भी यदि शब्द में परिवर्तन नहीं होता तो वो कहलाता है अव्यय शब्द। क्या कहलाता है? अव्यय शब्द। यह है। यदि सीधा अव्यय आ जाए तो ठीक है, यदि सीधा अव्यय नहीं आए लेकिन अव्यय का भाव यदि उसमें होता है तो भी वो अव्ययी होता है। यह है अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव में होता क्या है यह भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। फिर हम पढ़ते हैं कि एक पद अव्यय होता है। एक पद क्या होता है? अव्यय होता है, अर्थात पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है।
फिर हम पढ़ते हैं कि इसमें पुनरुक्ति वाले शब्द भी आते हैं। पुनरुक्ति वाले शब्द भी इस समास का लक्षण है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो अव्ययी भाव समास है, उस अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। और जरूरी नहीं है पहला पद हो, एक पद अव्यय होगा और पुनरुक्ति वाले शब्द भी इसमें आएंगे और इसका पहला पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर 4 शब्दों पे गौर कीजिए, उपसर्ग, अव्यय, पुनरुक्ति और प्रधान। ठीक है, ये 4 शब्दों पे गौर कर लीजिए, अव्ययी भाव समास खत्म हो जाएगा। यहीं कैसे हो जाएगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। यथाशक्ति मैंने लिखा, प्रति क्षण मैंने लिखा, नित्य प्रति मैंने लिखा। तो यहां पर इन शब्दों में आपको मैंने उदाहरण नहीं बताया, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर अव्यय भाव के उदाहरण। आप एक बार इन शब्दों पे गौर करिए कि यथाशक्ति मैंने लिखा, ये सब कुछ हटके शब्द है। यथाशक्ति मैंने आपसे कहा कि यहां पर विग्रह जो होगा वो होगा, कैसा होगा? शक्ति के अनुसार, या फिर जैसी शक्ति है शक्ति के अनुसार। प्रति क्षण इसका विग्रह हम कर सकते हैं हर क्षण। और नित्य प्रति यानी रोजाना, हर दिन। यहां पर इसको अगर वाक्य में देखें तो यहां पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मैं प्रतिदिन, ये जो प्रतिक्षण है इसको मैंने प्रतिदिन लिख दिया। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, व्यायाम करता हूं। मैं नित्य प्रति, इसको इस तरह से लिख दीजिए। हाँ, नित्य प्रति लिख दीजिए। मैं नित्य प्रति व्यायाम नहीं, इसको इस तरह से लिख दीजिए। मैं व्यायाम के प्रति सख्त हूं। यह है, इसको देखो। यथाशक्ति मैंने लिखा और यहां पर मैंने उदाहरण लिखा शक्ति के अनुसार। इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे पहले कहा था कि समास विग्रह जब आप करते हो तो आपको एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जैसा शब्द होगा, जो शब्द मूल सामासिक पद में दिया हुआ है, उसी शब्द का आप विग्रह में प्रयोग करेंगे। विग्रह में उसका अर्थ नहीं करेंगे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होकर के अपना आंसर गलत हो जाएगा और नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा क्या? यथा के शक्ति, या शक्ति के जैसा शक्ति है वैसी यथा, ऐसा कुछ लिखा नहीं। यहाँ पर मैंने इसका अर्थ कर दिया, बदल दिया, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये जो अव्ययी भाव समास है, इस अव्ययी भाव समास में ऐसा नहीं है। अव्ययी भाव समास में वो जो नियम था मैंने बताया था कि जैसा शब्द है वैसा हर समास में करना है। जिस लेवल में वो दे रखा है, अगर तद्भव है तो तद्भव, तत्सम है तो तत्सम। ये जो भी शब्द है, जैसे यहाँ पर हम चंद्रमुखी की बात करें तो चंद्रमुखी की बात करते हैं कि चंद्रमा के समान मुख वाली, तो यहाँ पर चंद्रमा की जगह हम चांद के समान मुख वाली नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्र है तो चंद्र ही हम लिखेंगे। चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी
न कि हम उसको क्या करेंगे, चंद्रमुखी को हम चांद के समान, चांद नहीं कर सकते चंद्र का, ये है। तो यहाँ पर हम सामासिक पद में बदल नहीं सकते। यहाँ पर प्रति क्षण है तो प्रति आगे आया है, लेकिन यहाँ नित्य प्रति की बात करता हूँ तो नित्य प्रति प्रति पीछे आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अव्यय होते हैं ये आगे और पीछे दोनों तरफ आते हैं। मतलब जरूरी नहीं है पहला ही पद अव्यय हो, अव्यय बाद वाला पद भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जैसे आपने ये आप करते हो कि सर मैं कुशलता पूर्वक दौड़ सकता हूँ, ठीक है। और फिर आप कह सकते हो कि मैं दौड़ने के बाद भी सकुशल हूँ। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें अपने अपने हिसाब से वाक्य में ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त हो रही है। लेकिन यदि हम इस कुशल के साथ में इधर तो लगा दे पूर्वक और इधर लगा दे स, तो यहाँ पर इन दोनों में से एक ही चीज का हमें चयन करना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज का हमें चयन करना पड़ेगा। या तो हम पूर्वक ही रखेंगे या फिर हम इधर पूर्वक नहीं रखते तो यहाँ पर कुछ सही रखेंगे। तो जब दोनों चीजें एक साथ आती है तो एक साथ नहीं आती। तो यदि पूर्वक जोड़ते हैं तो पूर्वक एक अव्यय शब्द है। पूर्वक कैसा शब्द है? एक अव्यय शब्द है। और अव्यय शब्द होने के नाते ये बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा क्या कि जो उपसर्ग होता है ना, ये उपसर्ग अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय के अंतर्गत आता। अव्यय के अंतर्गत, उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत आता है। पहली बात, उपसर्ग क्या होता है? अव्यय के अंतर्गत आता है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये अव्यय है ना, तो ये उपसर्ग है। अब उपसर्ग तो ये है, लेकिन इस अव्यय में ये और दूसरे कई प्रकार के अव्यय हैं, जिनमें एक प्रकार का ये जो लाइन है अपनी, ये लाइन किसकी है? ये जो लाइन है अपनी, ये लाइन अव्यय की है। इस रेखा चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा ये अव्यय हैं, जिनमें केवल ये क्या है? उपसर्ग हैं। उपसर्ग के अलावा ये और अव्यय है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उपसर्ग एक छोटा हिस्सा है, अव्यय बड़ा हिस्सा है, जिसमें अन्य प्रकार के उपसर्ग भी आते हैं। तो यहाँ पर ये देखने के बाद में आप देखिए कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग, वो उपसर्ग क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि वो किसी भी मूल शब्द के साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं उपसर्ग। लेकिन अव्यय स्वतंत्र होता है। अभी आया ना, मैंने उदाहरण जो आपको बताया था, समझाया था, उसमें उदाहरण लिखा था कि क्या था उदाहरण? उदाहरण था कि मैं व्यायाम के प्रति सख्त हूं। तो प्रति शब्द प्रतिदिन के साथ भी आ रहा, वहां पे वो उपसर्ग का काम कर रहा है। लेकिन मैं व्यायाम के प्रति सख्त हूं, तो प्रति जो शब्द आया वो स्वतंत्र रूप में आया है। तो उपसर्ग स्वतंत्र नहीं होते, जबकि अव्यय स्वतंत्र होते हैं। जबकि अव्यय क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त हो सकते हैं, जबकि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको थोड़ी सी विशेष ध्यान रखनी है कि जो उपसर्ग होता है वो अव्यय का ही भाग होता है। सारे ही उपसर्ग अव्यय होते हैं, लेकिन सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते। वो बाद में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जरूरी नहीं है पहले ही आए। जबकि उपसर्ग किसी शब्द के साथ आते हैं, अव्यय स्वतंत्र रूप में भी वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ हमारी बात हो रही थी। देखिए, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। देखा आपने, पहला पद अव्यय शब्द हो। ये पहला पद मत करिए, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें आप कर लीजिए अव्यय शब्द होता है कोई एक पद। कोई एक पद, कोई एक पद क्या होता है? अव्यय होता है। कोई एक पद क्या होता है? अव्यय होता है। वो पहला पद भी हो सकता है और द्वितीय पद भी हो सकता है। तो पहला पद हो या द्वितीय पद हो, वो क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी समास में
माने जाते हैं। अव्यय क्या है? अब यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि अव्यय क्या है सर, अव्यय किसे कहते हैं? तो अभी हमने बात की थी कि जिस शब्द को किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में प्रयोग कर दिया जाए और उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आता हो, उसे कहते हैं अव्यय। मतलब जैसे अभी अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, तो घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हम घोड़े की बात न करके घोड़ी की बात करते हैं कि घोड़ी धीरे धीरे दौड़ रही है। तो आप मुझे बताइए कि घोड़ा में तो आपने धीरे धीरे शब्द का प्रयोग किया कि घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है, लेकिन जब आप इसको स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करोगे कि घोड़ी, तो घोड़ी के साथ धीरे धीरे लगाओगे क्या कि घोड़ी धीरे धीरे दौड़ रही है, तो धीरे धीरे गलत है ना। धीरे धीरे कोई शब्द होता है क्या? नहीं, धीरे धीरे शब्द नहीं होता। घोड़े के साथ भी धीरे धीरे आएगा और घोड़ी के साथ भी धीरे धीरे आएगा, तो घोड़ी भी धीरे धीरे और घोड़ा भी धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है? ये शब्द ऐसा है जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलता। तो अव्यय जब पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के कई अव्यय होते हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। 4 प्रकार के अव्यय बांटे गए हैं। हमने जो शब्द रूप संरचना पढ़ते हैं तो उसमें 4 प्रकार के अव्यय शब्द हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे शब्द आते हैं। अब मैं बात करता हूं उदाहरणों की। उदाहरणों की बात करता हूं तो यहाँ पर जैसे जितने भी उदाहरण हैं जिनमें उपसर्ग दे रखा है, वो सारे उपसर्ग वाले शब्द किस में रखे जाएंगे? अव्ययीभाव समास में। कैसे रखे जाएंगे? देखिए, यथा की बात करता हूं तो यथा है, यथा का है मतलब के अनुसार। या तो इसका जो विग्रह होगा उसमें के अनुसार का प्रयोग करोगे या फिर जैसा जैसी का प्रयोग करोगे। अगर यथा शब्द आया है तो यथा शब्द में के अनुसार का प्रयोग करना है या फिर जैसा जैसी का प्रयोग करना है। कैसे करना है? यथा स्थिति अर्थात जैसी स्थिति है, ठीक है। यथार्थ जैसा अर्थ है वैसा। तो यहाँ पर या तो के अनुसार होगा, जब भी यथा आएगा या तो के अनुसार होगा या फिर जैसा जैसी होगा। तो हम कुछ उपसर्ग शब्द या अव्यय शब्द को लेकर के यहाँ पर अभ्यास करते हैं कि किस समास में अव्ययीभाव समास होता है। देखिए, कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। यथा योग्य, जो जितना योग्य है, या फिर हम इसको करें योग्यता के अनुसार। क्या कर सकते हैं हम? योग्यता के अनुसार भी हम लिख सकते हैं, योग्यता के अनुसार। यथा गति, तो गति के अनुसार, ठीक है। यथा गति, गति के अनुसार, या जितनी गति है, या जितनी गति है, तो दोनों ही इसमें चलते हैं। जितनी गति है, यथा गति जितनी गति है, या गति के अनुसार। अनुदान, तो अनुदान का मतलब लिखेंगे दान के अनुसार, दान के अनुसार, या दान की तरह का दान। तो यहां पर हम लिख देंगे दान की तरह का दान, ठीक है। अनुगमन, गमन के पीछे गमन, अनुगमन कहलाता है कोई आदमी गया और उसके पीछे यदि हम जाते हैं तो वो होता है अनुगमन। अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। तो यहाँ पर अनु उपसर्ग आ रहा है ना आपके, जब अनु उपसर्ग आ रहा है तो ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? ये संकेत कर रहा है अव्ययीभाव समास की ओर। और जब समास पढ़ते हैं, जब हमने संधि पढ़ी थी, तो दोस्तों संधि में मैंने आपसे कहा था कि समास का प्रत्येक शब्द आपको पढ़ना है। एक भी सामासिक पद ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी आंखों से बच करके निकल जाए। एक एक शब्द का विग्रह पढ़ करके आपकी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि संधि तो नियम में बंद करके आ जाती है, कहीं से भी शब्द ढूंढ लाओ, वो नियम के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन समास में हर शब्द अलग निकलता है, हर नियम अलग होता है, हर तरह का विग्रह अलग होता है। तो थोड़ा सा यहाँ कोई समास का नियम काम नहीं करता, यहाँ शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, विग्रह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा विग्रह दे रखा वैसा हमें पढ़ना ही पड़ेगा, अभ्यास करना ही पड़ेगा। अनुरूप, जैसा रूप है वैसा अनुरूप है। अनुकृति, इसका विग्रह होगा जैसी कृति है। अनुस्मारक, तो यहाँ पर अनुस्मारक का मतलब ऐसा नहीं स्मारक की तरह का स्मारक, यहाँ पर अपन लिखेंगे स्मारक की तरह का स्मारक।
ठीक है। अनुस्मारक यानी स्मरण करने की तरह का जो स्मारक है या स्मारक की तरह का जो स्मारक है वो है अनुस्मारक। आजीवन, जीवन रहने तक या जन्म तक। आकंठ, कंठ तक। आजानुबाहु, बाहु से जानू तक। अब यहाँ पर बाहु यानी भुजाओं से घुटनों तक, अपनी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं से घुटनों तक जो शब्द का प्रयोग होगा वो कहलाएगा आजानुबाहु। ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द हैं, ये सारे कौन से समास के शब्द हैं? ये हमारे अव्ययी भाव समास के शब्द हैं, जिसमें हमने देखा कि अव्यय का मतलब है किसी भी तरह का यदि उपसर्ग लग रहा है, अनुपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आ है, आ है, आ का मतलब होता है तक। जब भी आ उपसर्ग लगता है तो उसके पीछे हमें तक लगाना होता है। ठीक है। अनु का मतलब पीछे चलना, यथा का मतलब जैसा या जैसी। तो ये जब तक आप एक एक शब्द को पढ़ोगे नहीं, अभ्यास करोगे नहीं, तो आपको वो समास नहीं आने वाला। इसलिए आपको एक एक शब्द को पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम और। आपाद मस्तक, मस्तक से पाद तक। पाद मतलब चरण, मस्तक से पाद तक। तो ये हो गया आपाद मस्तक। प्रतिबिंब, बिंब का बिंब। प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। ठीक है। प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग है, संधि करेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिधन, एक, प्रत्येक, प्रति उपसर्ग है। हर पल, एक एक, हर दिन। प्रत्यंग, हर अंग, इसमें भी प्रतिधन अंग, ये अंग मूल शब्द हो जाएगा और प्रति आपका उपसर्ग आ जाएगा। प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले क्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया के बदले क्रिया कहलाती है प्रतिक्रिया। प्रतिनियुक्ति, तो यहाँ पर आप कह सकते हो नियुक्ति के बदले नियुक्ति, नियुक्ति के बदले नियुक्ति, इसे कहेंगे प्रतिनियुक्ति। प्रत्यारोप, ये आप में कह सकता हूँ कि ये होगा आरोप के बदले आरोप, आरोप के बदले आरोप हो जाएगा प्रत्यारोप। प्रतिद्वंदी, द्वंद्व करने वालों का विरोधी कहलाता है प्रतिद्वंदी। द्वंद्व करने वाले का विरोधी क्या कहलाता है? प्रतिद्वंदी। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग आपको क्या बता रहे हैं कि ये अव्ययी भाव समास की ओर संकेत कर रहे हैं सारे। तो इस तरह के उदाहरणों को आपको क्या करना है? पढ़ना है, और पढ़ करके उनका जो विग्रह बनता है उस विग्रह पर भी आपको क्या करना है? जोर देना है। जैसे बे है, ठीक है। अब बे जो उपसर्ग है, इस बे का मतलब होता है रहित, उर्दू का उपसर्ग है। किसी भी प्रकार का कोई सा भी उपसर्ग आता है तो वो जो उपसर्ग होता है वो हमें ध्यान रखना है। बे उर्दू का उपसर्ग है। बेदाग, या हम कहेंगे बिना दाग के। बेवफा, या हम कहेंगे बिना वफा के। बिना वफा के, क्या है वफा? बिना वफा के। बेवफा शब्द आपको लोकप्रिय शब्द लग रहा है, लोक प्रचलित शब्द लग रहा है। वफा, यदि मैं यहाँ लिख दूं वफादार, तो अब क्या मतलब हुआ? और बेवफा वफादार का उल्टा है। तो वफादार, वफादार आपको पता है कुत्ते के लिए आता है कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, ठीक है, कि हम उसका विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पर वफा शब्द, जो शब्द है, इसका एक ही अर्थ होता है केवल विश्वास। क्या होता है? विश्वास। अब जरूरी नहीं है कि बेवफा आप जो शब्द जिसके लिए प्रयुक्त लेते हो तो वो जो एक अलग अर्थ में रूढ़ हो गया प्रचलित कि समवयस्क बालक बालिका या फिर जो प्रिय या प्रियतम होता है उसी के लिए हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। नहीं, कोई भी विश्वास जहाँ पर टूटता है, चाहे वो माता का विश्वास पुत्र ने तोड़ा हो या माता का विश्वास पति ने तोड़ा हो, मतलब अपने पिता ने तोड़ा हो, या पुत्री ने पिता का विश्वास तोड़ा हो, परिवार में जो हमारे संबंध हैं, यदि हम संबंधों के प्रति उत्तरदायी न रह करके किसी के भी विश्वास को हमने तोड़ा तो हम उस रिश्ते के प्रति बेवफा हैं। अगर हम अपनी बहनों के प्रति हमने बहन का विश्वास तोड़ा, उन्होंने हमें कोई काम दिया कि भैया ये काम आपको मुझे 2 दिन में करके बताना है, मेरा ये काम आप कर दीजिए। हमने बड़ा ढंग से विश्वास दिला दिया कि ठीक है तेरा काम हो जाएगा 2 दिन में,
अब हमें फिर हमें बताती है कि भाई हमारा काम हो गया क्या, तो हम कहते हैं नहीं तेरा काम नहीं हुआ। तो अब वो 2 दिन के अपने इंतजार में थी, लेकिन बाद में हमने उनका काम नहीं किया, तो फिर वो अपने प्रति विश्वास रखेगी क्या? यही रखेगी भैया तो ऐसे ही करते हैं, कुछ काम नहीं करते अपना, तो वो हम बहन के प्रति बेवफा हो गए। तो विश्वास शब्द है, इसका मतलब होता है विश्वास वफा का, और ये वफा शब्द है ये विश्वास के लिए प्रयुक्त होता है। तो बिना वफा के या वफा से रहित वो हो गया बेवफा। बेकार, कार का मतलब होता है काम, ये जो कार शब्द है इसका मतलब होता है काम। और जब कोई काम का नहीं है किसी चीज के, तो उससे हम कह सकते हैं बेकार, अर्थात काम से रहित, काम से रहित या बिना काम का, बिना भी हम इसके आगे लगा सकते हैं। बेजान, बिना जान का, बिना लगा सकते हैं हम बेजान। बेईमान, बिना ईमान के, बिल्कुल बिना ईमान के, ये लग जाएगा। और बेकसूर, बिना कसूर के, बिना कसूर के। तो यहाँ पर ये शब्द हो गए। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि इन शब्दों में भी क्या है बालक बालिकाओं, उपसर्ग है, बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यदि मैं यहाँ पर बा लिख दूं तो बा भी एक उर्दू का उपसर्ग है, और मैं यहाँ लिख दूं बा इज्जत, तो बा इसका उल्टा होता है। बे का मतलब होता है रहित और बा का मतलब होता है सहित, अर्थात बा इज्जत मतलब इज्जत के साथ में, भरी करना या छोड़ देना। बा इज्जत एक शब्द बिल्कुल प्रचलन में है, तो मतलब इज्जत के साथ में उसे बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर इज्जत के साथ में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज्जत सहित, इज्जत सहित, या फिर हम कह सकते हैं इज्जत के साथ में, इज्जत के साथ में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे बात करते हैं हम। अब तक हमारी बात हो चुकी, देखो यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो अव्ययी भाव समास है, इस अव्ययी भाव समास में, इस अव्ययी भाव समास में 3 प्रकार की संरचना होती है। कितने प्रकार की संरचना होती है? 3 प्रकार की संरचना होती है। कैसे होती है 3 प्रकार की संरचना? एक तो हमारा जो शब्द है उस शब्द के बाद में अव्यय आता है, उस शब्द के बाद में क्या आता है? अव्यय आता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके अभी लिख देंगे हम। और पहला होता है कि पहले उपसर्ग आता है, जो उपसर्ग अपने आप में क्या है? अव्यय भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है और उपसर्ग होता है। तो इसके बाद में क्या आएगा? शब्द आएगा। और एक आपका होगा पुनरुक्ति वाले शब्द, पुनरुक्ति वाले शब्द, अर्थात एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी? शब्द और अव्यय की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, शब्द लिखा नित्य और अव्यय लिख दिया प्रति, नित्य प्रति, है ना। परसर्ग में यहाँ पर आप अनुगमन लिख दीजिए, अनु अव्यय भी है, अनु एक ही शब्द रख देंगे हम, अनुचर लिख दीजिए। और यहाँ पर पुनरुक्ति में आप लिख दीजिए दिन दिन, दिनों दिन लिख दीजिए, दिनों दिन। तो यहाँ दिन और दिन 2 बार प्रयुक्त हुए, एक बार उपसर्ग पहले आया, एक बार उपसर्ग बाद में आया। कुशल पूर्वक लिखेंगे, पूर्वक बाद में आएगा। तो इस अव्ययभाव समास में यदि संरचना की बात करें तो ये 3 प्रकार की संरचनाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें आगे, क्योंकि हमारे पास में आगे जो उदाहरण है वो उदाहरण किस प्रकार के हैं? पुनरावृत्ति वाले उदाहरण हैं। पुनरावृत्ति वाले उदाहरण हैं जिनमें हमारे पास क्या है? एकाएक, एकाएक में हम एकाएक या यकायक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखो एकाएक में एक शब्द है और इस एक शब्द के बाद फिर एक शब्द आ गया। चला चली, चला चली में क्या होगा? चला चली, चला चली में क्या होगा कि जो चल और चल दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। चलने के बाद चलना, भागम भाग, भाग के बाद फिर भाग आया, भागने के बाद भागना। पास पास, पास के पास फिर पास आया, तो यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है। गांव गांव, गली गली, कानो कान, कान के बाद फिर कान, कानो यानी कान ही कान में। दौड़ा दौड़ी, दौड़ने के बाद दौड़ना, साथ साथ। तो बताओ इन शब्दों में पुनरुक्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक बात बनती है क्या कि ये जो शब्द होते हैं ये संज्ञा शब्द होने चाहिए। कैसे शब्द होने चाहिए? केवल संज्ञा शब्द होने चाहिए।
यदि संज्ञा शब्द है तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव। और यदि संज्ञा शब्द ना हो करके विशेषण शब्द है, कौन से? विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द होंगे तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास? ये बन जाएगा कर्मधारय समास। यदि विशेषण शब्द होंगे तो कौन सा समास बन जाएगा? कर्मधारय समास। जबकि यहां पर संज्ञा शब्द होंगे तो कौन सा समास हो जाएगा? पुनरुक्ति, ये अपना अव्ययी भाव समास। रातों रात में रात रात है, दो बार आ रही है। रात ही रात में देखा देखी, दाना दाना, दाने दाने, धड़ी घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, धर धर, धड़ाधड़, सरासर। इस प्रकार यदि ये शब्द आ रहे हैं जिनमें संज्ञा शब्दों के पुनः उक्ति हो रही है, पुनः उक्ति हो रही है संज्ञा शब्दों की, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। जबकि विशेषण शब्दों की, विशेषण शब्दों में जैसे लाल लाल है, अब लाल क्या है? किसी का विशेषण है, लाल रंग विशेषता बता रहा है, ठीक है, लाल लाल है, हरा हरा है, इस तरह से ये सारे, ये कुछ ही हैं। गरम गरम है, सुंदर सुंदर है, गोल गोल है। तो ये जो विशेषण शब्द हैं ये इसमें नहीं आएंगे, विशेषण जाएंगे उधर कर्मधारय में। जबकि ये आपके पास हैं संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द आएंगे अव्ययी भाव समास में। तो अव्ययी भाव समास में आपने देखा तीन तरह की स्ट्रक्चर होती है, तीन तरह की संरचना होती है। तीनों मैंने आपको बता दी। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिक्कत करेगा, दिक्कत खड़ी करेगा या आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो पुनरुक्ति वाले शब्द हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अव्ययी भाव में सीधा सीधा है कि पहला पद अव्यय होता है, अव्यय मतलब उपसर्ग होता है। द्वितीय पद में आपके मूल शब्द के बाद अव्यय आ सकता है, उपसर्ग अव्यय में सम्मिलित होते हैं। अव्यय एक बड़ी प्रक्रिया है, तो उपसर्ग अव्यय के अंदर एक छोटा सा भाग है, ठीक है, अव्यय उपसर्ग में अंतर है। दूसरी बात कि फिर उनमें पुनरुक्ति वाली बात आ जाती है कि जहां पर संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति होती है वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। तो ये बात जो मैंने रखी, ये किस में रखी? अव्ययी भाव समास में। तो यहां तक हमारा अव्ययी भाव समास क्लियर हुआ। आगे हम बात करने वाले हैं हमारे अव्ययी भाव में ये प्रश्न है, प्रश्न के बारे में आप बता दीजिए। अगले समास के बारे में फिर हम आगे अगली क्लास में बात करते हैं। असंगत कथन छांटना इसमें आपको। अब प्रश्न हमारे पास कुछ नहीं दे रखा, केवल हमारे पास परीक्षक ने, एग्जामिनर ने पूछा है असंगत कथन छांटिए, असंगत युग्म छांटिए। तो इनमें अब आपको खुद को ही पता करना है कि किस आधार पर असंगत है, किस परिप्रेक्ष्य में एग्जामिनर ने हमसे यह प्रश्न पूछा है। तो यहां पर देखिए, बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा क्या अपने आप में बड़ा शब्द विशेषण है, बड़ा शब्द क्या अपने आप में विशेषण है। और जब एक विशेषण है तो दूसरा भी विशेषण है। तो यहां पर मतलब हमारे पास निष्कर्ष निकला कि विशेषण शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है, ठीक है, होने दो। गर्म गर्म, यहां पर गर्म क्या है? विशेषण है। और विशेषण के बाद में अगला भी क्या है? विशेषण है। तो ये भी कौन सा है? कर्मधारय। और गांव गांव, अब गांव क्या आपको? गांव, बड़ा बड़ा, गर्म गर्म, गांव गांव, गांव क्या एक संज्ञा शब्द है। गांव कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। गांव संज्ञा शब्द है, तो यहां पर यह संज्ञा शब्द आ रहा है। यहां पर रातों रात, रात ही रात में, ठीक है, रात ही रात में। तो यहां पर आपको जो अलग शब्द दिख रहा है कि गांव क्या है? एक संज्ञा शब्द है, जबकि बड़ा, गर्म और रात ये क्या है? सारे विशेषण शब्द हैं। यहाँ पर रातों रात आपको संज्ञा शब्द है। इसमें यदि हम इसको हो सकता है ये इसमें टाइप में दोनों ऑप्शन, क्योंकि रात भी एक प्रकार से संज्ञा शब्द है, ठीक है, रात भी तो संज्ञा ही है। यदि मैं इसकी जगह बड़ा बड़ा, गरम गरम और यहाँ पर मैं लिख दूँ गोल गोल, है ना, ये ऑप्शन आप डी के रूप में रख दीजिए, रातों रात इसी में रख दीजिए, क्योंकि रातों रात भी क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये इसको या तो आप बिल्कुल मना कर मतलब हटा दीजिए, इसको आप हटा ही दो। अब यहाँ पर मैं यदि डी ऑप्शन में गोल गोल रखता हूँ, क्या रखता हूँ? गोल गोल, तो ये प्रॉपर आपको लगेगा कि ये विशेषण शब्द है,
अब जब रात रात तो एक संज्ञाई शब्द है, ये तो इसी के समान है, दो विशेषण के हो गए, दो इसके हो गए, तो रातों रात आप बिल्कुल हटा लीजिए। और इसके बाद में अब आपके पास ऑप्शन बन गए बड़ा बड़ा, गरम गरम, गाँव गाँव और गोल गोल। तो यहाँ पर गाँव गाँव संज्ञा शब्द है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर गलती हो सकती है, वो गलती वाला जो भाग रहेगा वो होगा पुनरुक्ति वाले शब्द, क्योंकि पुनरुक्ति में आपको ये द्वंद्व भी लगेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि चाय वाय में समास बताइए, चाय वाय में समास बताइए, तो चाय वाय में अब आप इसको क्या दोगे बताओ? आप इसको अव्ययी भाव करोगे या फिर आप इसको कर्मधारय करोगे? चाय वाय, न तो ये अव्ययी भाव है न ये कर्मधारय है, ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में भी कौन सा? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है? एक पद का चयन कर लिया जाता है और उसको प्रतिनिधि बना करके उसके पीछे टीम खड़ी कर दी जाती है प्रतिनिधि के रूप में। तो यहाँ प्रतिनिधि क्या है? चाय, और वाई के पीछे क्या है? इधर वाई के पीछे इधर आपके नाश्ता है। क्या है? नाश्ता। अर्थात चाय के साथ में कुछ भी आप खाने को दे सकते हो, नाश्ता भी दे सकते हो। तो हम किसी से गए, हमारे घर में की चाय वाय ले लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, तो हम उनको यदि रोकते हैं तो हो सकता है चाय के पीछे वाय में क्या क्या आ जाए। तो यहाँ पर चाय प्रतिनिधि शब्द है, तो ये समाहार है। तो हम इसका जब विग्रह करेंगे तो ये विग्रह करेंगे चाय इत्यादि। क्या करेंगे? चाय इत्यादि या चाय आदि। तो चाय इत्यादि में क्या होगा कि चाय के साथ में इत्यादि भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये है, ये समाहार द्वंद्व है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति वाले शब्दों की भी मैंने आपको बात बताई। पुनरुक्ति वालों में ये अपूर्ण पुनरुक्ति है। पूर्ण पुनरुक्ति में दोनों पद स्पष्ट होते हैं, लेकिन अपूर्ण पुनरुक्ति में एक उसका परछाई शब्द होता है, प्रतिछाया वाला शब्द होता है उसी के अनुसार। तो ये चीज है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि संज्ञा संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति हो तो अव्ययी भाव होगा, और यदि विशेषण विशेषण शब्दों की पुनरुक्ति हो तो कर्मधारय होगा। और यदि इस प्रकार की पुनरुक्ति होती है जिसमें अपूर्ण पुनरुक्ति होती है, एक शब्द अपूर्ण होता है, तो वहां पर कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व होता है। कुछ और प्रश्न है? नहीं, और प्रश्न नहीं है। आगे हम जो तत्पुरुष समास का अध्ययन करने वाले हैं ये हम अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए आप इसी का अध्ययन करें। अगला जो हमारा समास होगा वो हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास, जिसके हम दो आधार लेंगे, वैधिकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण में दो भेद है। कौन कौन से? आपके समानाधिकरण में एक तो हो जाएगा कर्मधारय, एक हो जाएगा द्विगु, जबकि वैधिकरण में आपके कारक के आधार पर 6 भेद हैं। इनका जिक्र हम अगली क्लास में करते हैं। आज तक के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।